जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आपका 90 डेज का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है अभी तक आपने ना ही अपना सिलेबस कंप्लीट किया होगा, ना ही अभी तक आपने पीवाईक्यू पेपर्स को देखे होंगे, ना ही अभी तक आपने अपना कोई स्टडी टाइम टेबल और स्टडी शेड्यूल बनाया होगा, और ना ही अभी तक जो भी आपने पीछे महीने 2 महीने पीछे पढ़ा है, ना ही आपने उसकी रिवीजन करी होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप लास्ट 90 डेज के अंदर सभी चीजें रिवीजन कर सकते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और सही तरीके से स्टडी शेड्यूल को फॉलो करके बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा किस प्रकार से मैंने बीपीएससी टीआरई 3 के अंदर सिलेक्शन लिया और टीजीटी एसएसटी की पोस्ट के अंदर आज कार्यरत हूं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंप्लीट योर सिलेबस। मुझे पता है साथियों, जितने भी साथी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से अधिकांश साथी अभी तक अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किए होंगे। यदि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया होता तो आज आप अभी ये वाली वीडियो देखने नहीं आते। आपने यहां तक कि आपने अपने सिलेबस को देखा भी नहीं कि पेपर में क्या आ रहा है और कहां से आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर सिलेबस को एक बार जाकर के देखिए। आप देखेंगे सिलेबस के अंदर जो जीके जीएस का सिलेबस है या जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है, उसके अंदर जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं आप उसको सबसे पहले कंप्लीट कीजिए। जहां पे भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं, आपके स्टडी टेबल के सामने में आपका सिलेबस कंप्लीट लगा हुआ होना चाहिए। टॉपिक वाइज टॉपिक हर दिन आप 2 टॉपिक 4 टॉपिक 6 टॉपिक 2 टॉपिक 4 टॉपिक 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके ऊपर टिक का निशान लगाएंगे। यदि आपने इस तरह से 30 दिनों तक फॉलो किया तो आपका जहां पे भी आप टिक का निशान लगाएंगे वो कॉलम भरेगा। जैसे ही आपका 2 कॉलम 4 कॉलम 6 कॉलम भरेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अंदर से पॉजिटिव फील होगा कि मैंने आज कुछ किया है, मैं आज कुछ पढ़ के सोया हूं या सोई हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या काम कीजिए, अपने घर पे जहां पे भी आप पढ़ने बैठते हैं, स्टडी टेबल के सामने में या लाइब्रेरी के सामने अपना सिलेबस लगाइए और हर दिन 1 टॉपिक 2 टॉपिक 1 टॉपिक 2 टॉपिक, छोटे टॉपिक 2-3 और बड़े टॉपिक 1 कंप्लीट कीजिए। और बगल में एक शेड्यूल बनाइए, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6, उसके सामने टिक लगाइए। आज मैंने ये टॉपिक किया, आज मैंने ये टॉपिक किया। आप केवल 30 दिनों तक ऐसा कीजिए साथियों, यकीन मानिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हां आज मैंने कुछ किया है। आपको अंदर से पॉजिटिव फील होगा कि हां आज मैं कुछ पढ़ के सोया हूं या सोई हूं। यकीन मानिए साथियों, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और आपकी पढ़ने की जिज्ञासा अपने आप अंदर से आएगी कि मुझे आज एक टॉपिक फिल करना है, मुझे आज एक टॉपिक फिल करना है। जब आप उस टिक का निशान लगाएंगे, 6 7 8 9 10 टिक हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला। साथियों, मैंने खुद इस तरह से पढ़ाई करी है और अपने सिलेबस को कंप्लीट किया है। अब मैं बात करूंगा दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों, मुझे पता है अभी तक आपने पीवाईक्यू पेपर्स को भी नहीं देखा होगा। बीपीएससी टीआरई 1 2 3 और 3 के अंदर जो पेपर कैंसिल हुआ था वो वाला पेपर भी अभी तक आपने किसी भी पेपर्स को देखा नहीं है। आप बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के पेपर में कौन से प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस हिस्ट्री की वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है कि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के अंदर 40 प्रश्न कब और कहां से पूछे जाते हैं। इस पोल साइंस की वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया कि कौन सा प्रश्न कहां से, प्रूफ के साथ दिखाया कि किस पेज नंबर से कौन सा प्रश्न कहां से पूछा गया है। यदि आप देखना चाहते हो जाके इस वीडियो को देखिए। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, आपका ज्योग्राफी के सवाल बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में क्या और कहां से पूछा गया है देखना चाहते हो तो जाके आप इस वीडियो को देखिए। यदि आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो जाके तुरंत बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और उसमें सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है, कहां से पूछा जा रहा है, जीएस के अंदर कौन सा प्रश्न क्या पूछा गया और कहां से पूछा जा रहा है, तुरंत जाके देख लीजिए। पेपर को देखने से आपको यह आइडिया लगेगा कि बीपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछ रही है उसका क्या लेवल है, क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, उसका सटीक आंसर क्या होने वाला है। यदि आप प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो आप मेरी इन 3-4 वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको बहुत आइडिया लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, यार जो पूछा गया सब एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से और लूसेंट की किताब से पूछा गया है। यकीन मानिए साथियों, पेपर्स को देखने पे और उसको एनालिसिस करने के बाद जो आपको अंदर से पॉजिटिव फील होगा वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं, यदि आप एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। दोस्तों,
अब मैं बात करूंगा तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है दोस्तों मेरा, मेक योर टाइम टेबल एंड स्टडी शेड्यूल। यदि आपने अपने सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लिया, पीवाईक्यू पेपर्स को देख लिया, तो अब बाजी आती है आपको अपना टाइम टेबल बनाने की। आप अब क्या कीजिए, 3-4 दिनों तक पेपर्स को देखने के बाद, सिलेबस को अपने स्टडी टेबल के सामने लगाने के बाद सही तरीके से अपना एक स्टडी का टाइम टेबल बनाइए, स्टडी का शेड्यूल बनाइए, स्टडी का प्लान बनाइए कि मुझे आज इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक पढ़ने हैं, आज मुझे मैथ के अंदर ये 3 टॉपिक या ये 4 टॉपिक करने हैं, या आज मुझे परसेंटेज का टॉपिक करना है, आज मुझे रेशियो का टॉपिक करना है, आज मुझे सिंप्लीफिकेशन करना है, आज मुझे नंबर सिस्टम करना है, आज मुझे एलसीएम एचसीएम पढ़ना है। आपका ये स्टडी शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। आपने जो स्टडी शेड्यूल के अंदर जो टॉपिक आज के दिन लिखा है वो आपका कंप्लीट किसी भी हाल में होना चाहिए साथियों। यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आप एक सीट पक्की कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी के अंदर अब भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आज के समय में सिलेक्शन लेना टीआरई 1 की तुलना में 10 गुना कठिन हो चुका है और कट ऑफ भी पिछले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ के आएगी दोस्तों। यदि आपने सही टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, सही मार्गदर्शन को फॉलो नहीं किया, सही तरीके से किसी गाइडेंस के अंदर नहीं पढ़ रहे हैं, आप केवल यहाँ वाली वीडियो वहां वाली वीडियो, ये टीचर वो टीचर, ये पीडीएफ वो पीडीएफ पढ़ेंगे तो आप भी सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे साथियों। और ये आपके सामने अंतिम मौका है, दोबारा आपके सामने टीआरई 5.0 आने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, आप टाइम टेबल को बनाइए, स्टडी शेड्यूल को बनाइए, जो आपने टॉपिक अपने टाइम टेबल में लिखा है आप उसको उसी दिन कंप्लीट कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। अब मैं बात करूंगा चौथे पॉइंट की, एग्जाम पैटर्न। पीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर, टीजीटी 6 to 8, 9, 10 और पीजीटी के अंदर जनरल पेपर के अंदर 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 5 सब्जेक्ट मैंने यहां लिखे हुए हैं। पहला है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो एनालिसिस किया दोस्तों उसके आधार पे एक वीडियो बना दी है, आप एक वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया कि कौन सा क्वेश्चन कहां से पूछा गया और उसका सटीक आंसर क्या है। पेज बाय पेज प्रूफ के साथ दिखाया मैंने आपको कौन सा प्रश्न क्या पूछा गया है। यदि आप इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट की बुक पढ़नी चाहिए। मैंने इस लूसेंट की बुक को ही सिर्फ पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। एक होता है पढ़ना, एक होता है अपनी उंगलियों पे सब कुछ याद रख के पढ़ना। मैंने सब कुछ अपनी उंगलियों पे याद रख के पढ़ा था दोस्तों इस लूसेंट को। और 1999 से लेकर 2023 तक जितने भी बीपीएससी के पेपर हुए हैं, टीआरई वाले भी और टीआरई से पहले जो बीपीएससी एग्जाम होते हैं ओरिजिनल वाले, उन पेपर्स को देखा और सिर्फ इस वाली बुक के अंदर से 8 में से 6 या 7 सवाल हमेशा फंस रहे थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इस 8 क्वेश्चन के लिए आप यदि इंडियन नेशनल मूवमेंट कवर करना चाहते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए टॉपिक नंबर 45 से लेकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जिसके अंदर संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, इस प्रकार से कई सारे आंदोलन है जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किए गए थे, किसानों ने, आदिवासियों ने किए थे, वो दे रखे हैं। यहां से लेके टॉपिक नंबर 45 से लेकर टॉपिक नंबर 54 तक कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहां हुआ, यहां तक पढ़ लीजिए दोस्तों। इसी के बीच में आपको मिलेगा 1857 का रिवॉल्यूशन, इसी के बीच में आपको मिलेगा किसान विद्रोह, इसी के बीच में मिलेगा आपको गांधी का पीरियड। इन सभी टॉपिक से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के हैं, यहां से 8 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। इस 8 में से 7 प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक किताब से मिल जाएंगे। 6 या 7 प्रश्न हमेशा, अगर आपने टिप्स पे एक पॉइंट, एक लाइन समझ के सही से पढ़ के अंडरस्टैंडिंग बना रखी है तो। बाकी 1 या 2 प्रश्न बिहार स्पेशल से भी पूछे जाते हैं। बिहार का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या योगदान है, यहां से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए आप एडुटीरा की परवीन सर की वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ 4 वीडियो के अंदर उन्होंने पूरा बिहार मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रखा है। मैंने वहीं से कंप्लीट किया दोस्तों, उसके नोट्स बनाए थे और मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवीजन किया था। पीवाईक्यू पेपर्स को देखकर मैंने ये आइडिया लगा लिया कि ये सारे के सारे प्रश्न जितने भी बिहार स्पेशल की पूछे जा रहे हैं सिर्फ इसी वीडियो से पूछे जा रहे हैं। आप भी जाइए और कर लीजिए साथियों। अब मैं बात करूंगा दूसरे सब्जेक्ट की। जनरल पेपर के अंदर दूसरा सब्जेक्ट हमारा आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी से क्लास 6,
क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। क्लास 8, 9, 10 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछे जा रहे हैं। आप ज्योग्राफी के लिए क्लास 8, 9, 10 की एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वहीं से आपके पेपर में सवाल आ जाएंगे। अब मैं बात करूंगा मैथ सब्जेक्ट की। मैथ सब्जेक्ट के लिए मैंने केएन पब्लिकेशन की इस बुक को फॉलो किया था। इससे भी 8 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 के 8 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। मैथ, जिनका मैथ सब्जेक्ट है साथियों, वो तो मैथ के अंदर पूरे 8 में से 8 प्रश्न कर ले जाएंगे। लेकिन जिन साथियों का मैथ सब्जेक्ट नहीं है, वो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, या साइंस बैकग्राउंड के हैं, या एसएसटी के हैं, या हिंदी के हैं, या संस्कृत के हैं, या किसी अन्य सब्जेक्ट के हैं, तो उनके लिए मैथ बहुत कठिन लगता होगा दोस्तों। यकीन मानिए साथियों, यदि आपने 5-6 टॉपिक पे कमांड बना ली तो मैथ में 8 में से 4-5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। आप एक परसेंटेज कर लीजिए, रेशियो प्रपोर्शन कर लीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, एलसीएम एचसीएफ कर लीजिए, डिस्काउंट कर लीजिए, इसके अलावा एवरेज का टॉपिक कर लीजिए, एज का टॉपिक कर लीजिए, सर्च एंड इंडेक्सेस का टॉपिक कर लीजिए। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम एलसीएम एचसीएफ को करके आप सिर्फ और सिर्फ 8 में से 6-7 नंबर बड़े प्यार से कर लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप किसी भी एक बुक को फॉलो करके मैथ का सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आते तो आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे गगन प्रताप सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे ही राकेश यादव सर इतना अच्छा गणित पढ़ा रहे हैं। आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। जिस टीचर के साथ आपकी टोन बैठती है आप उसी टीचर से पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ लीजिए साथियों, ये वैकेंसी अगर एक बार आ गई दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगी। आई होप यू विल कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ मैथ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब मैं बात करूंगा चौथे सब्जेक्ट की। चौथा सब्जेक्ट हमारा करंट अफेयर का। दोस्तों पहले मैं करंट अफेयर सब्जेक्ट के लिए बहुत परेशान रहता था। जैसा कि हम जानते हैं करंट अफेयर सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले मैं इस 8 नंबर के करंट अफेयर के लिए प्रतिदिन 1 घंटे की लाइव वीडियो देखा करता था और नोट्स बनाया करता था। इसमें मेरा बहुत ज्यादा समय खराब होता था। मैंने इस स्टडी शेड्यूल को अलग करके एक नया स्टडी शेड्यूल तैयार किया करंट अफेयर के लिए। अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया, कुमार गौरव सर की मंथली एक वीडियो देखता था और जो भी वीडियो मैं देखा करता था, जैसे मैंने जनवरी की वीडियो देखी, उसके तुरंत बाद मैं एक किताब भी बुक खरीद के लाया, एडुटीरा की करंट अफेयर की किताब। जैसे मैं जनवरी महीने की कुमार गौरव सर की वीडियो देखता था, उसके तुरंत बाद जनवरी महीने का करंट अफेयर इस वाली बुक से पढ़ लिया करता था। फरवरी महीने की वीडियो देखने के बाद फरवरी महीने का कंटेंट इस वाली वीडियो से पढ़ लेता था। मार्च की वीडियो देखने के बाद मार्च महीने का करंट अफेयर में इस वीडियो से पढ़ लिया करता, इस वाली बुक से पढ़ लिया करता था। और जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस वाली बुक के अंदर दे रखे हैं उन सभी टॉपिक को मैंने इस वाली बुक से कंप्लीट करके, और पीछे कुछ एमसीक्यू सेट दे रखे हैं 20 सेट, मैंने इस वाली बुक को पढ़ के अपना करंट अफेयर को कंप्लीट किया था। दोस्तों डेली की वीडियो देखकर अपना समय खराब करने से ज्यादा अच्छा है मंथली वीडियो एक देखिए और किसी एक मैगजीन को, करंट अफेयर की बुक को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर में 8 में से 6 या 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट है साइंस। साइंस सब्जेक्ट से भी जनरल पेपर के अंदर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। ये 8 के 8 प्रश्न एनसीईआरटी की बुक से पूछे जाते हैं। इसके लिए आप क्लास 9 और 10th की एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और एनसीईआरटी साइंस के एग्जाम्पलर से उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने 9-10 बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो 11-12 के लिए आप कुछ टॉपिक को 11-12 की एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, आपको साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो आप पटना वाले एसके झा सर को फॉलो करके उनकी एनसीईआरटी वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक उन्होंने 9-10 को पढ़ा रखा है, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने भी साइंस की वीडियो के लिए एसके झा सर को फॉलो किया था, वहां से पढ़ के नोट्स बनाए और उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था। इस प्रकार से मैं अपने साइंस के पोर्शन को कंप्लीट किया। अब मैं बात करूंगा दोस्तों पांचवा टॉपिक है सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। दोस्तों यदि आपका सब्जेक्ट टीजीटी एसएसटी है, चाहे 6 to 8 हो चाहे 9 to 10 हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी और एससीईआरटी से हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपको दोस्तों इन कुछ वीडियो के अंदर दिखा रखा है कौन से प्रश्न कहां से पूछे गए हैं। विद प्रूफ मैंने आपको दिखाया है पोल साइंस के प्रश्न कहां से पूछे गए हैं, किस पेज से
पूछा गया है और उसका सही आंसर क्या है। इस हिस्ट्री की वीडियो के अंदर भी मैंने आपको दिखाया है कि कौन सा हिस्ट्री का प्रश्न कहां से पूछा गया है। प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया, पेज नंबर मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम और चैप्टर नंबर के साथ मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है कौन सा प्रश्न कहां से पूछा गया है। यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर, पेज नंबर के साथ, टॉपिक का नेम के साथ बताया कि कौन सा प्रश्न कहां से पूछा गया है। आपको इन वीडियो को देख के ये आइडिया जरूर लगेगा कि एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट के कौन से प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं, उसका सही आंसर क्या है। एक बार यदि आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला। दोस्तों टीआरई 4 की वैकेंसी ये मान के चलिए आपके सामने ये लास्ट वैकेंसी है। उसके बाद टीआरई 5 आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। भूल जाइए साथियों, यदि आपने यहां पर जॉब नहीं ली तो आप बीपीएससी के अंदर जल्दी जॉब भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब बीपीएससी टीआरई एग्जाम के अंदर कंपटीशन का लेवल पहले यहां से लेकर यहां पहुंच चुका है। कट ऑफ पहले की तुलना में 8 से 10 मार्क्स बढ़ के जाने वाली है। नंबर ऑफ कैंडिडेट पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। इसीलिए आपके सामने सिलेक्शन लेना कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। आप सिलेक्शन ले सकते हैं साथियों। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक का। आई होप यू विल। थैंक यू।